प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए पुरुषों को रेगुलरली मास्टरबेट करना चाहिए या इजैकुलेशन करना चाहिए? क्या चावल खाने से पथरी होती है? कितनी कॉफ़ी पी सकते हैं, कितनी चाय पी सकते हैं और क्या चाय और कॉफ़ी किडनी के लिए नुकसान भी कर सकती है? सबसे कॉमन कि स्टोन यदि आपको बना है तो आपने बियर पीनी चाहिए तो उससे हाँ, स्टोन हाँ, निकल हाँ। जाएगा। तो ये कॉमन मिथ है। पर कुछ लोगों को ना यूरिन लीक होने की समस्या होती है, वो एम्बैरेस भी होते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ। तो ये यूरिन लीक क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑलमोस्ट 60-70% किडनी डैमेज होने के तक कई बार साइन नहीं होते। सुनने में ये भी आता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, बॉडी तमाम टेस्ट के बाद भी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? तो वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन लिमिटेड होता है, स्पेशली हमारा जो रूटीन है दाल चावल सब्जी रोटी, इनमें बहुत लिमिटेड प्रोटीन होता है। दालों में अच्छा होता है बट वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं खाते। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। रेगुलर बेसिस में मैं वन ऑफ दीज डेज आई कैलकुलेटेड माई माइंड वाज इवन 35-40 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे। इट वाज वेरी लेस। तो क्या पेशाब का रंग देख करके भी हम ये पता कर सकते हैं कि किडनी खराब हो रही है? और किस तरह के पेशाब का रंग देख करके आपको सबसे ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए? करीब 10 में से हर एक पेशेंट 10 में से एक पेशेंट सीकेडी का होता है किसी ना किसी फॉर्म में। प्रोस्टेट से क्या क्या समस्या पुरुषों में देखने को मिल सकती है? किन कारणों से प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है और कब जो है बात चिंता की हो जाती है? प्रोस्टेट बेसिकली हम पुरुषों के पेशाब के रास्ते में एक ऑर्गन होता है जिसकी यदि वो बढ़ जाता है तो पेशाब रुकने लगती है ब्लैडर में, और आप जब पेशाब करने जाते हैं तो कंप्लीट एम्प्टिंग नहीं होती। जितनी कड़वी चीज़ है उतना उसको डिटॉक्स की तरह मानने हाँ, थे। हाँ, हाँ, करेले का हाँ। जूस, लौकी का जूस, जितना ज़्यादा जो अनपैलेटेबल चीज़ें हैं जो हाँ। आपको यूजुअली नहीं पसंद आ रही, वो उनको डिटॉक्स की तरह दिखाने लगते हैं। आई एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दीज आर नॉट टू बी फॉलो। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। किडनी हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो चौबीसों घंटे काम करता है, आपका खून साफ करता है, आपको हेल्दी रखता है। तो जाहिर सी बात है इस पे लोड भी ज़्यादा होगा और कई बार इस लोड के चलते किडनी ख़राब होने लगती है तमाम वजहों से। लेकिन किडनी के साथ दिक्कत ये है कि इसकी जब ये ख़राब होना शुरू होती है तो इसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, या जब दिखते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। और आजकल तो भई लोग साल में करीब 1 बार या 2 बार पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं, तमाम तरह की जाँच कराते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आपने जाँच कराई है, तो आपको ये नहीं पता कि उस जाँच में ऐसी कौन-सी चीज़ आपको देखनी है, जिससे आप ये खुद पता कर सकें कि भई आप रिस्क पर हैं, आपको सँभल जाना चाहिए। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भानु मिश्रा, जो 40s में एक एज़ अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं और आज वो हमारे सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। सर सबसे पहले तो शुरुआत रिपोर्ट से करते हैं कि अगर जी। हमने पहले तो कौन-सी जाँच रिपोर्ट हमें करानी चाहिए, अपनी किडनी की हेल्थ चेक करने के लिए? और अगर डॉक्टर आस-पास नहीं है या हमने देखा है फॉर अ फर्स्ट इंस्टेंस, तो हम देख कर के क्या मतलब समझें कि कौन-सी चीज़ें खतरे वाली हैं, कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहती हैं कि अब आप सँभल जाइए, अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा कीजिए, कुछ बदलाव कीजिए ताकि हम खतरे से बचे रहें? ओके। तो सबसे पहले इसमें समझना है किडनी को देखने के लिए 3 तरीके से हम किडनी को देख सकते हैं। एक ब्लड के थ्रू, दूसरा यूरिन के थ्रू, और तीसरा अल्ट्रासाउंड या सोनोलॉजी जिसको बोलते हैं उसके थ्रू हम किडनी को देख सकते हैं। यदि हम इन 3 तरीके से किडनी को देखते हैं तो ज़्यादातर किडनी की बीमारियां इसके थ्रू पकड़ में आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ओवरलुक्ड जांच है वो है यूरिन की जांच। हुँ, आमतौर पे ब्लड की जांच फ्लेबोस आजकल घर में आ जाते हैं, हुँ, कलेक्शन करके चले जाते हैं। प्रोसेसिंग सेंटर कहीं दूर होता है तो यूरिन एक बहुत ओवरलुक जांच होती है जो नहीं देते हैं आमतौर पे। हुँ, कलेक्शन में भी अपने आप इश्यूज़ हैं, पेशेंट खुद भी कई बार इग्नोर करते हैं, फ्लेबो भी ले जाने में कई बार प्लस माइनस होता है। मैं इस हुँ, चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकल में हम कई बार देखते हैं पेशेंट को हमने प्रिस्क्राइब किया है, उसके बाद भी ब्लड की जांचें तो सारी हो जा रही हैं नो मैटर हुँ, हाउ द कॉस्ट, हुँ। बट यूरिन की जांच समाव वो मिस कर जाते हैं। तो थोड़ी मोस्ट झिझक होती है उनमें। झिझक होती है, एक पेशेंट के अंदर भी होती है देने में सैंपल, हुँ, स्पेशली फीमेल्स में, और कई बार वो फ्लेबो भी उतना इंसिस्ट नहीं करते ले जाने के लिए, हुँ, तो ये मिस होती है। तो यूरिन की जांच हमने मिस नहीं करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है। किडनी का सबसे पहला स्टेप, यदि कभी खराब होती है किडनी तो यूरिन में नज़र आती है। हुँ, सेकंड नंबर पे जो ब्लड की जांच होती है, एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी कई बार शामिल किए जाते हैं, तो क्रिएटिनिन, यूरिया देखा जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम किडनी का स्ट्रक्चर, जिसमें किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेटर एंड ब्लैडर को देखते हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट भी नज़र आता है इसी जांच में। तो इन 3 तरीक़ों से यदि हम देखते हैं तो ज़्यादातर 99% बीमारियाँ इसमें कवर होती हैं और आपको अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकती हैं। तो जी। मेरे सजेशन में
साल में एटलीस्ट एक बार आज की डेट में हमें, जहाँ हम दिल्ली एनसीआर जैसे स्टेट में बैठे हैं जहाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये तीनों चीज़ें, हमने साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए। अच्छा सर, जैसे भी आपने बताया कि अगर हम ब्लड वाली जांच कराते हैं तो उसमें कौन से लेवल्स हमें चेक करने चाहिए कि जो हेल्दी लेवल्स हैं, और कौन सा थोड़ा सा प्रिकॉशनरी उसमें पहुंच गए हैं कि अब जो है थोड़ा सा खतरे वाली बात है, जो एक यूनिट होती है वो कितनी होनी चाहिए हेल्दी? ओके, देखिए इसको हाईलाइट करने के लिए पैरामीटर्स मल्टीपल हैं, बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा अदरवाइज। तो एक पैरामीटर को मैं चूज़ करता हूँ जो बहुत कॉमन है, जिसे हम क्रिएटिनिन कहते हैं। ये किडनी फंक्शन टेस्ट का पर्याय है। इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है, इसको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा हमें। क्रिएटिनिन बेसिकली मसल से बनने वाली चीज़ है, तो जो जितना मस्कुलर है उसका क्रिएटिनिन उतना हाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी हमारी तरह कोई आम आदमी जिसका नॉर्मल फिजिक है, कोई स्पेशल मसल गेन नहीं है, 70-80 kg के आसपास का वेट है, उसका क्रिएटिनिन 0.8 0.9 1 तक हो सकता है। जो 40-50 kg के लोग हैं, बहुत मसल मास कम है, स्पेशली ओल्डर फीमेल्स या मेल्स में भी होता है, तो उनका क्रिएटिनिन आप 0.5 या 0.6 भी देख सकते हैं नॉर्मल। कुछ हमारे जो जिम के लोग होते हैं या फिर हम कई बार इंटरनेशनल पेशेंट्स डील करते हैं, हमारे अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट से पेशेंट्स आते हैं, कई बार उनका हाइट एंड हेल्थ बहुत हेवीली बिल्ट होता है, तो उनका क्रिएटिनिन ऑलमोस्ट 1.2 1.3 तक भी नॉर्मल हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बैकग्राउंड पैरामीटर्स, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, और क्रिएटिनिन का इंटरप्रिटेशन उस बेसिस पे होना चाहिए। कई बार हमारे पेशेंट्स होते हैं वो एक वन साइज फिट ऑल के चक्कर में घर में सबने टेस्ट कराया, जो उनके घर का लड़का था जो हेवीली बिल्ड था या मसल जिसकी सबसे अच्छी थी, सबका तो नॉर्मल रेंज में था, उसका नॉर्मल रेंज में आ गया, एंड दे गॉट परेशान हो जाते हैं। वो कई बार स्पेशलिस्ट ना मिल के अपने लोकल डॉक्टर्स के कई बार संपर्क में आते हैं, और इस तरह की रेंज कई बार उनको नहीं पता होती। इसी से जुड़ा एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं जीएफआर। जीएफआर बेसिकली किडनी के फंक्शन कितना करता है उसको दर्शाता है। तो ये कैलकुलेशन से निकाला जाता है, क्रिएटिनिन के ऊपर कैलकुलेशन करके हम जीएफआर निकालते हैं। वो बड़ा लो आ जाता है उस पेशेंट में, तो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे यंग पेशेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, एंड दे टेंड टू रश आउट ऑफ दिस क्यूरियोसिटी। तो उनको रीअश्योर ही करना काफ़ी है, और कोई आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है वो बता के उनको रीअश्योर किया जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। जी। अच्छा सर, क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं तो शुरुआत मतलब अपनी बातचीत किसी से करते हैं कि किडनी डैमेज कैसे हो जाती है, मतलब वजह आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकती है, पर क्योंकि पता भी नहीं चलता अगर आपकी किडनी डैमेज हो रही है, तो शुरुआती साइंस क्या होते हैं, किस कंडीशन में जाकर के बॉडी हमें साइन देना शुरू करती है कि अब आपकी किडनी ख़राब हो रही है? देखिए, किडनी को एक बहुत अच्छा ताज मिला हुआ है जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, और ये बिल्कुल एप्ट उसको ताज मिला हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-70% किडनी डैमेज होने के तक कई बार साइन नहीं होते। तो 30 GFR स्टेज 4 किडनी पहुंचने तक, स्पेशली यंग पेशेंट्स में जो बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर, उनमें बिल्कुल सिम्टम नहीं आते हैं। तो साइलेंट किलर होता है ये हम सबको पता है। तो शुरुआती यदि हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो किडनी के फंक्शंस को समझना ज़रूरी है। तो किडनी का काम होता है पानी बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी में हम आमतौर पे खाते पीते हैं उनको जो एक्सेस में उनको बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। दिन में यूरिन ठीक बनती है, रात में कंपैरेटिवली कम बनती है, ये बॉडी की सर्केडियन रिदम का पार्ट है ताकि आप आराम से सो सकें। तो शुरुआती सिम्टम जिसे हम टेक्स्ट बुक सिम्टम कहते हैं वो है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया का मीनिंग होता है रात में ज़्यादा पेशाब होना। एक आध बार तो आम आदमी भी उठ जाता है, बट उससे ज़्यादा यदि आप रेगुलर बेसिस पे उठ रहे हैं तो ये सिम्टम हो सकता है कि आपकी किडनी के अर्ली सिम्टम्स में से आ जाए। दूसरा होता है पेशाब में झाग का नोटिस करना। तो यदि आप थोड़ा बहुत झाग बन सकता है सबका, डिपेंडिंग ऑन द डाइट, थोड़ा बहुत प्लस माइनस सबका होता है, बट यदि एक लेवल से ऊपर है, फ्लश आसानी से नहीं हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे हैं, तो वो भी एक किडनी का अर्ली सिम्टम हो सकता है। थकान होना, भूख ना लगना, पैरों में सूजन आ जाना स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, या सुबह उठते हैं तो आंखों के आसपास पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ये भी बहुत क्लासिक सिम्टम है। ये थोड़े लेट आते हैं, ये सिम्टम तो काफ़ी स्पेसिफिक हैं बट थोड़े से लेट आते हैं किडनी के डिसीजेज में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप इजीली अपने लेवल पे नोटिस कर सकते हैं और आप जांच की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी, तो क्या पेशाब का रंग देख करके भी हमें पता कर सकते हैं कि किडनी खराब हो रही है, और किस तरह के पेशाब का रंग देख करके आपको सबसे ज़्यादा सचेत हो जाना चाहिए? रेड यूरिन ऑफ कोर्स बहुत डरावना सिम्टम है। आपने यूरिन पास करते हैं और आपको यदि रेडिश यूरिन देखने को मिल जाती है तो आप बहुत परेशान होते हैं, बट उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। कई बार हम ऐसा खाना खाते हैं जिससे रेडिश कलर यूरिन का आ सकता है, कुछ टैबलेट्स होती हैं जिनसे रेडिश कलर यूरिन का आ सकता है।
तो यदि आप इंटेक इस तरह के फूड आपके हैं तो उससे घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे चुकंदर एक है जिसके कई बार खाने के बाद रेडिश यूरिन आपको देखने को मिल सकती है, तो उससे परेशान नहीं होना है। लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, आप कोई दवाई नहीं खाते हैं, कोई ऐसा खाना नहीं खाया है और सडनली आपको रेड या रेडिश यूरिन देखने को मिलती है, तो वो एक बहुत डराने वाला सिम्टम हो सकता है। ये एक आम बीमारी जैसे यूरिन इन्फेक्शन या स्टोन के भी सिम्टम में आता है, या फिर किडनी कैंसर जैसे बड़े प्रॉब्लम का भी शुरुआत यहाँ से देखने को मिलती है। स्पेशली एल्डर पेशेंट्स जो हमारे होते हैं 60+ की एज में, यदि आपको रेड यूरिन आ जाता है अचानक, तो ये ब्लैडर या किडनी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो इसके अलावा भी मतलब अलग अलग यूरिन कलर से हम बीमारी का जी, कुछ पता लगा सकते हैं? यूरिन के कलर में जो वन ऑफ द क्लासिक सिम्टम्स में आता है वो है कोला कलर्ड यूरिन जिसे हम बोलते हैं। तो यदि आप यूरिन पास कर रहे हैं तो कोला कलर की यूरिन आपको देखने को मिल रही है, तो ये एक स्पेसिफिक बीमारी होती है जिसे हम नेफ्रेटिक सिंड्रोम बोलते हैं, वो भी ऐसा हो सकता है। ज़्यादा झाग में आपको डिस्कस हम कर ही चुके हैं। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, तो सुबह का जो पहला यूरिन होता है हम सबका लगभग कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो वो डार्क येलो दिख सकता है आपको, इवन ब्राउनिश भी दिख सकता है। बट यदि डे में भी आपको उसी तरह का सिम्टम आ रहा है तो या तो पानी कम पिया है आपने, उसकी वजह से भी होता है, और कई बार अर्ली बीमारी की वजह से भी ये हो सकता है। कई तरह की और भी यूरिन होती है जैसे ग्रीन या बाकी कलर, लेकिन वो आमतौर पे मेडिकेशन के साइड इफेक्ट होते हैं जो हम देखते हैं। तो फॉर अ नॉर्मल पब्लिक रेड एंड डार्क ब्राउन इज टू बी नोटिस्ड। जी। अच्छा सर, अभी आपने नॉक्ट्यूरिया की बात करी थी, रात में बार-बार पेशाब जाना, और अक्सर ऐसा होता है कि पुरुषों में ये समस्या थोड़ी-सी ज़्यादा देखने को मिलती है, जी। महिलाओं की तुलना में। तो दिन में कितनी बार पेशाब जाना नॉर्मल है एक नॉर्मल इंसान के लिए? अगर हम 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, 4 लीटर पानी पी रहे हैं, क्या बार-बार वॉशरूम जाना भी खतरनाक है, या आप दिन में वॉशरूम ही नहीं जाते हैं, तो भी कुछ परेशानी हो सकती है? हाँ, नहीं, देखिए, यूरिन आउटपुट जो होता है बेसिकली आपके इनटेक पे ही डिपेंड करता है। बॉडी टेंड्स टू रिटेन जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपके इनसेंसिबल लॉसेस 500 टू 600 ml मानते हैं हम। यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो 800 टू 1 लीटर के आसपास आ सकता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनमें भी वाटर लॉस होता है, मोशंस में भी वाटर लॉस होता है। तो इतना हम इनसेंसिबल लॉस है। जो यूरिन उसके अलावा जो बॉडी को एक्स्ट्रा पड़ता है, जैसे आपने 3 लीटर लिया, 500 ml इनसेंसिबल लॉस है, तो उसके अलावा जो है वो यूरिन में बन के बाहर आ जाएगा। आपके इंटेक पे ही डिपेंड कर जाता है। बट यदि नॉक्ट्यूरिया की बात करते हैं तो अलग अलग लिटरेचर अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करती है। यदि मोर देन लेट्स से 1/4 या 1/3 यूरिन आप रात में पास कर रहे हैं जी। तो वो नॉक्ट्यूरिया का डेफिनेटली सिम्टम है, और हमें उसे देखना चाहिए। जैसा आपने कहा पुरुषों में ज़्यादा होता है, तो प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो प्रोस्टेट बेसिकली हम पुरुषों के पेशाब के रास्ते में एक ऑर्गन होता है जिसकी यदि वो बढ़ जाता है तो पेशाब रुकने लगती है ब्लैडर में, और आप जब पेशाब करने जाते हैं तो कंप्लीट एम्प्टिंग नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल आपके ब्लैडर में 500 ml यूरिन बनाए, आपको प्रोस्टेट का साइज सिग्निफिकेंट है, तो उसकी वजह से पेशाब रुकने लग जाता है। तो आप यूरिन पास करके आते हैं तो पूरा 500 ना निकल के आपकी बॉडी में 100-200 ml हो सकता है रिटेन हो गया। तो अगली बार यूरिन आपको 500 ml बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी को 200-300 ml ही बनेगा और आपको वापस से सिम्टम आ सकते हैं। तो ये प्रोस्टेट में होता है, और पुरुषों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 40, 50, 60 ये बहुत कॉमन सिम्टम हो जाता है। सेकेंड सिम्टम इसमें डायबिटीज़ की वजह से भी होता है। यदि आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आप ज़्यादा यूरिन पास कर रहे हैं। अच्छा। तो वो भी एक सिम्टम इसका पार्ट है। एंड अर्ली सीकेडी का भी एक ये सिम्टम होता है, जहाँ हमारी बॉडी रात में, आपकी मेरी बॉडी कॉन्सेंट्रेट कर लेती है यूरिन को और सुबह पास कर लेती है। किडनी के पेशेंट्स में वो कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है, तो वो भी एक सिम्टम होता है कि आपको बार बार रात में जाना पड़ रहा है। अच्छा सर, जैसे मतलब अगर प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है, कई बार मतलब अलग अलग वजहों से प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है, तो साइज़ बढ़ने से जो पेशाब रुका है ब्लैडर के अंदर, क्या वो पेशाब रुकने से ब्लैडर को कोई नुकसान हो सकता है? इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ता है, स्पेशली यदि आप डायबिटिक हैं तो रिटेन हो जाता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ता है। जी। तो दैट इज़ वन इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, सीकेडी से जुड़े कुछ मेरे पास फैक्ट्स हैं जी। वो मैं ऑडियंस के साथ भी साझा करता हूँ, उसके बाद फिर हम सीकेडी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी डिजीज़ की जो समस्या है, इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही 2,20,000 मरीज़ हर साल इसके पाए जाते हैं। 2021 के आंकड़े के मुताबिक, सरकारी आंकड़ा है, करीब 2.25 लाख लोग की मौत हो गई थी इस बीमारी के चलते, और हर 6 में से 1 व्यक्ति को सीकेडी है। तो ये सीकेडी जो एक नया टर्म आया है, लोग जो डर है लोगों के अंदर सीकेडी का, तो आप सीकेडी को मतलब पूरा एक-एक चीज़ करके समझा दीजिए कि हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें सीकेडी के प्रोन बनाती है कि अब आपको सीकेडी हो सकता है। ओके, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सीकेडी जो है, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, ये एक बीमारी नहीं है। सीकेडी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है
जो डॉक्टरों ने, रिसर्चर्स ने बनाया है ताकि वो अपने मरीजों को क्लासिफाई कर सकें और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकें कि किसको क्या ट्रीटमेंट देना है, कितना क्या सीरियस है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक तरह की क्लासिफिकेशन है। सीकेडी का कारण क्या होता है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। सबसे कॉमन कारण है डायबिटीज़, और हम डायबिटिक कैपिटल है इंडिया, तो डायबिटीज़ की वजह से ही हमारे 10 में से 8 पेशेंट किडनी की बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से किडनी को एक बार अफेक्ट करना शुरू कर जाए तो बहुत तेज़ी से किडनी को ख़राब करती है। तो जो जैसा आपने आंकड़ा दिया 6 से 8, इसी तरह से जो हम लिटरेचर में देखते हैं करीब 10 में से हर एक पेशेंट, 10 में से एक पेशेंट सीकेडी का होता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो आपके ऑफिस में यदि आप देखोगे तो 100 लोग बैठे हैं तो उसमें से यदि 8 या 10 लोग हो सकता है किसी न किसी फॉर्म में किडनी की बीमारी से ग्रसित हो। स्पेशली यदि आपकी ऑफिस में प्रोफाइल हर एज ग्रुप की है, बिल्कुल सारे बहुत यंग होंगे तो हो सकता है ये नंबर बहुत कम हो जाए आपका, लेकिन यदि ओल्डर पेशेंट्स भी हैं, 50s 40s वाले भी हैं, तो ये ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करता है जनरल पॉपुलेशन को। दूसरी एक और चीज़ जो इन सारी चीज़ों में मैं हाईलाइट करूंगा, जो एक्शनेबल पॉइंट है, वो है एट रिस्क पीपल कौन है जी। तो कौन एट रिस्क है? क्या हर आदमी एट रिस्क हो जाता है? टू सम एक्सटेंट यस, बट एट रिस्क वाले में जो सबसे कॉमन आता है वो है अपना डायबिटिक। आपको खुद है, ब्लड प्रेशर यदि आपको खुद है या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और आपने बहुत ध्यान रखना है। तो हमने खुद होने से पहले, यदि पेरेंट्स में है, आपके सिस्टर सिबलिंग्स में है, ब्रदर्स में है, तो आप देखिए आपको तो नहीं हो रहा है यदि आप उस एज में जा रहे हैं, और उसके प्रिकॉशंस लीजिए जो हमने डिस्कस किया। ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड भी आपने साल में एक बार करना चाहिए। तो ये डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर एट रिस्क एंड फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरे नंबर पे स्टोन डिसीज यदि किसी पेशेंट को खुद है या फैमिली हिस्ट्री में है तो उसे स्टोन की संभावना बढ़ती है, यूरिन इन्फेक्शन और सीकेडी की संभावना उसकी बॉडी में बढ़ जाती है। तीसरा जो आज की डेट में बहुत हम उसके भी कैपिटल बनते जा रहे हैं वो है ओबेसिटी, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेसफुल होता है, डेस्क जॉब्स ज़्यादातर हो गई हैं, तो उनकी वजह से भी सीकेडी का जो खतरा है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली अभी जब से वेट लॉस ड्रग्स ही आए हैं हमारे, तो ओबेसिटी भी एक बीमारी की तरह नहीं देखी जा रही थी अभी तक, बट ग्रेजुअली ये एक बहुत, डॉक्टरी समाज में तो ये पहले से हमें मालूम है ओबेसिटी एक बीमारी ही है जो बाकी सारी बीमारियों को एग्रेवेट करती है, बट अब वो जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस से ओबेसिटी इन इटसेल्फ, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, ब्लड प्रेशर नहीं भी है, कोई भी और बीमारी नहीं है, ओबेसिटी इन इटसेल्फ इज़ अ डिसीज़ नाउ, सो दैट हैज़ टू बी काउंटर्ड। तो उसको काउंटर करने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल डेफिनेटली एक फर्स्ट स्टेप है ही, बट जितना आसानी से हम डाइट एंड लाइफस्टाइल कह देते हैं उतना आज की दिनचर्या में कर पाना बड़ा मुश्किल है, इंक्लूडिंग हमारे लिए भी जिनको सारी चीज़ें पता है उसके बावजूद भी। तो जो वेट लॉस ड्रग्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आ गए, तो ये इसको भी काउंटर करते हैं। और जो लिटरेचर आज की डेट में पब्लिश है वो किडनी की बीमारियों में इसका बड़ा फ़ायदा होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सबको पता होना चाहिए। अच्छा सर, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि जो वेट लॉस के जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कई बार, अगर मरीज़ ज़्यादा ओबेसिटी वाला हो या डायबिटीज़ वाला हो, तो क्या उसका सेवन, या फिर अगर आप ओवर द काउंटर भी ले रहे हैं, तो क्या किडनी के लिए कोई नुकसान हो सकता है उससे, या फिर ये कंपैरेटिवली हेल्दी माना जाता है? नहीं बिल्कुल, दीज ड्रग्स शुड नॉट बी टेकन ओवर द काउंटर। इनके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, स्पेसिफिक पेशेंट में ही इनको यूटिलाइज करना है। नॉट एवरीवन कैन स्टार्ट यूटिलाइजिंग कि यार मेरे को 5 किलो वजन लॉस करना है, मैं 2 महीने के लिए दवाई ले लेता हूँ। मार्केट में तो ये सब ऐसे चल रहा नहीं है। करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। दीज ड्रग्स कैन हैव सर्टेन साइड इफेक्ट्स। ये आपके मसल मास को भी लॉस कराते हैं, नॉट सिर्फ फैट मास। और मसल मास लूजिंग कैन हैव बिग प्रॉब्लम, स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स। हम देखें यदि मसल मास लूज होता है तो उनके फॉल एंड फ्रैक्चर के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं, और तो ये नहीं करना है। इसमें आप जब भी वेट लॉस ड्रग्स यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन जो हमारे से ही यूज़ कीजिए, एंड ओवर द काउंटर बिल्कुल भी नहीं लेना है इनको, डॉक्टर की सलाह में लेना है। दे हैव टू बी मॉनिटर्ड एवरी मंथ कि क्या लॉस हो रहा है, मसल मास का क्या है, इसमें बॉडी मास इंडेक्स और आपकी बॉडी कंपोजिशन सबको देख के डॉक्टर एवरी मंथ बेसिस पे इसको टाइट्रेट करता है। तो स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, तो ओवर द काउंटर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है इन ड्रग्स को। अच्छा सर, आजकल ना क्योंकि इंस्टाग्राम और ये सारे चीज़ें हर कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बना हुआ है हेल्थ का, और अपने अपने नुस्खे शेयर करता है, कोई देसी, कोई जो है थोड़ा सा फैंसी वाला, और एक डिटॉक्स का बहुत कल्चर चल रहा है कि आप गट डिटॉक्स कर लीजिए, लिवर डिटॉक्स है, किडनी डिटॉक्स है। तो ये जो डिटॉक्स वाली चीज़ें हैं, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? मतलब डॉक्टर्स इससे अग्री करते हैं, या फिर ये एक बस देखा देखी वाली चीज़ है जो लोग ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं? सी डिटॉक्स ट्रेंडी तो डेफिनेटली हो गया, बट डिटॉक्स बेसिकली कोई स्पेशल ड्रग नहीं है इसके लिए, डिटॉक्स के लिए। और जो हमारे जो
नुस्खे जिसको हम कहते हैं, किचन के नुस्खे, दादी नानी के नुस्खे जो चले आ रहे हैं कि फलानी ड्रिंक ले लीजिए, स्पेशली जितनी कड़वी चीज़ है उतना उसको डिटॉक्स की तरह मान्यता है। करेले का जूस, लौकी का जूस, जितना ज़्यादा जो अनपैलेटेबल चीज़ें हैं जो आपको यूजुअली नहीं पसंद आ रही, वो उनको डिटॉक्स की तरह दिखाने लगते हैं। आई एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दीज आर नॉट टू बी फॉलोड। दीज आर इंस्टाग्राम और इन सारे सोशल मीडिया की वजह से ये सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। दे कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ड ऑन आपके डाइटिशियन, या आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं आपके केस टू केस बेसिस पे, बट दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एलोपैथिक मेडिकेशंस। दे हैव टू बी यूज इन एज सप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, कई पेशेंट्स हैं हमारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, फैमिली हिस्ट्री है, किसी ने उन्हें बोल दिया करेले का जूस पीना है या लौकी का जूस पीना है, उससे आपके नीम के पत्ते खाने और उससे डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ये बिल्कुल भी सरासर गलत है और ऐसा नहीं करना है। You can use them for fiber intake, you can use them for other purposes, but they are not a replacement for allopathic medications or standard diet and exercise. कि आपने कड़वी चीज़ खा ली है तो डायबिटीज़ को काउंटर कर रही है, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक हमारे ब्रेन को बड़ा स्ट्राइक कर जाता है, बट ऐसा नहीं है। तो आपने स्टैंडर्ड डाइट एंड लाइफस्टाइल, प्रॉपर कैलोरी चार्टिंग होती है, एक्सरसाइज के प्रॉपर मॉड्यूल्स होते हैं, एलोपैथिक मेडिकेशंस का पूरा गाइडलाइन है, तो उसको ही फॉलो करना है। स्टैंडर्ड डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन को ही मिलना है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या चावल खाने से पथरी होती है? नहीं, डायरेक्टली चावल खाने से पथरी नहीं है, बट चावल खाने से यदि आप अनकंट्रोल्ड मात्रा में खाते हैं तो देट कैन कॉज वेट इन गेन होता है आपका, और वेट गेन अपने आप में एक वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स है टू फॉर स्टोन फॉर्मेशन। तो डायरेक्ट नहीं है। और स्पेशली चावल की बात उठी है तो जितना ज़्यादा रिफाइंड आप लेंगे उतना प्रॉब्लम है। तो आपने पॉलिश्ड वाले नहीं यूज़ करने, ट्राई टू यूज़ विथ फाइबर। जो अनपॉलिश्ड होते हैं उनमें फाइबर अच्छा होता है, तो नेचर में एक्चुअली अनपॉलिश्ड ही मिलता है, और नेचर ने कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो बॉडी को हार्म करे। तो आप पॉलिश्ड वाला ना लेके अनपॉलिश्ड लीजिए, उसमें फाइबर इंटेक भी साथ में जाएगा, तो आप चावल अपनी इच्छा के हिसाब से खा सकते हैं। क्योंकि सर मतलब ये तर्क दिया जाता है कि जो इंडिया की सदर्न पॉपुलेशन है वो अक्सर उनका जो फूड है वो चावल है या चावल से बनी हुई चीज़ें हैं, और हम नॉर्थ में जो है वो गेहूँ, बाजरा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा चावल खा रहे हैं तो आपको पथरी हो सकती है, या आपको टमाटर के बीज से पथरी हो सकती है, बैंगन से पथरी हो सकती है, मिर्ची के बीज से पथरी हो सकती है, या आप ये सारे बीज निकाल करके खाइए। तो क्या मतलब इन सब ये जो चीज़ें हैं, ये इनसे वाकई पथरी होती है? देखिए, फूड लिस्ट की तो पूरी एक अपनी लिस्ट बना सकते हैं हम। मोस्टली जो पथरियाँ होती हैं लिटरेचर के अनुसार वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती हैं। देयर आर मेनी टाइप्स, दसों टाइप के हैं, सबको डिस्कस करना फोरम पे पॉसिबल नहीं है, बट कैल्शियम ऑक्सलेट एक जो है वो कब से कॉमन पथरी है। अब प्रॉब्लम कैल्शियम से नहीं है, प्रॉब्लम ऑक्सलेट से है। तो ऑक्सलेट रिच फूड आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएंगे। टॉप 5-7 जो यूज़ नहीं करने चाहिए आपको, उसकी लिस्ट लीजिए। यदि आपके खाने में वो चीज़ आती है तो उसको अवॉइड करने का सलाह दी जाती है यदि आपका कैल्शियम ऑक्सलेट है या आपको पता नहीं है आपकी पथरी कौन सी है। तो यदि आपको पता नहीं है तो उसे कैल्शियम ऑक्सलेट मान के ही इलाज करिए। यदि आपका स्टोन पकड़ लेते हैं, यदि आप स्टोन डिसीज़ के पेशेंट हैं, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने आपको स्टोन दिया, आप उसको पता कर सकते हैं। या छोटे मोटे स्टोन है जिनका आपको पता नहीं है तो उसका प्रॉपर वर्कअप होता है। 24 आवर यूरिन के टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वर्कअप होता है, इवन जेनेटिक वर्कअप भी आज की डेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपका स्टोन क्यों बना है आपके अंदर। अच्छा। सो स्पेशली यदि फैमिली हिस्ट्री है, आपको बार बार बन रहा है, बार बार ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को मिलिए, वो स्टेप वाइज आपको बताएंगे क्या स्टेप में आपने आगे बढ़ना है और स्टोन बन सकता है। एक और कॉमन कारण जो बहुत ओवरलुक हो जाता है और ऐसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कारण क्या है, तो उसे हम कहते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अच्छा। तो उसमें होता क्या, हमारा थायराइड है, सबको पता होता है गले में, उसके पीछे 4 छोटे ऑर्गन्स होते हैं, इनको पैराथायरॉयड बोला जाता है। उनमें से किसी एक के बड़ा होना, जिसे हम एडिनोमा कहते हैं, पैराथायरॉयड एडिनोमा, वो यदि बनता है तो वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है पैराथायरॉयड। वो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को बढ़ाता है, बोन से निकालता है, बोन को फ्रेजाइल करता है, फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ाता है, मसल्स भी बहुत पेन करती हैं। तो आपका बॉडी एक, स्पेशली आप फीमेल्स में देखेंगे या मेल्स में भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन है, बैक एक है, बॉडी एक है और स्टोन भी बन रहे हैं। तो कई बार हमने नोटिस किया है कि आपने टेस्ट कराया, आपने देखा कैल्शियम थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या नॉर्मल रेंज में ही है, फॉस्फोरस लोअर साइड में आपको देखने को मिलेगा, और यदि आप पीटीएच का टेस्ट कराते हैं तो वो बढ़ा हुआ मिलता है और ग्रेजुअली फिर आप उसका वर्कअप शुरू करते हैं तो पैराथायरॉयड एडिनोमा निकल के आता है। ये कॉमन इजीली अवेलेबल टेस्ट है जो करा सकते हैं आप। अच्छा सर, इसी के साथ कुछ किडनी की पथरी से जुड़े या मतलब किडनी से जुड़े इन जनरल कुछ मिथ्स जो आप बस्ट करना चाहेंगे कि इन ये सब चीज़ें फिजूल की हैं, इनके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। ओके, एक
सबसे कॉमन कि स्टोन यदि आपको बना है तो आपने बियर पीनी चाहिए तो उससे हाँ स्टोन हाँ निकल हाँ जाएगा। ये हाँ। बहुत ही कॉमन है और मेरे पिछले इंटरव्यूज़ में भी इस तरह के सवाल ज़रूर आए थे। तो ये कॉमन मिथ है, हम्म, स्पेशली यंगस्टर्स दे गेट वेरी अट्रैक्टेड टू दिस काइंड ऑफ स्टफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, बियर एक डायूरेटिक इन द सेंस पेशाब बनाने के लिए हेल्प करती है। एक प्लेन पानी भी उतना ही आपको हेल्प करेगा। जी। तो पानी इंटेक अच्छा रखिए, नमक कम रखिए। बियर का सेवन मेडिकली तो एडवाइस नहीं है आपके लिए। दूसरा इसमें होता है कि हम 8-10 लीटर पानी पी लेते हैं। बहुत पानी पी लेंगे तो क्या हम्म, बिल्कुल निकल जाएगी? तो देखिए इसमें जितना पानी का इंटेक है उसका ग्राफ होता है। हम्म, यदि आप 3.5-4 लीटर पानी के आसपास पी रहे हैं और आप 70-80 केजी के पेशेंट हैं तो ये काफ़ी है। हम्म, यदि आप 100 केजी प्लस है तो हो सकता है 4-5 लीटर आपके लिए ज़रूरत पड़े। आप 50 केजी डाउन है तो 2.5-3 लीटर भी सफिशिएंट हो सकता है। हम्म, तो इसका ग्राफ होता है। यदि आप एक बार एक लेवल तक पानी आप लेते हैं तो ग्राफ फ़ायदा करता चला जाता है। 500 ml ले रहे हैं तो बिल्कुल कम फ़ायदा है। और जैसे जैसे आपका ग्राफ बढ़ता चला जाता है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वो चीज़ प्लेटू हो जाती है। आप पानी कितना भी और बढ़ा लें, हम्म, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो मेरी राय में बहुत ज़्यादा पानी पीना कि हम 15 ग्लास 20 ग्लास पानी पिएंगे तो हमें बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वॉशरूम ही जाते नज़र आएंगे और कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी मिलता है। देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मिथ, कैल्शियम नहीं खाना है। यदि आपको पथरी दूध बनी है से तो बनी हुई कैल्शियम चीज, बंद कर हाँ। दीजिए। दूध, दही, पनीर सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, उसमें कैल्शियम तो एक्चुअली फ़ायदा करता है। इफ़ यू कैल्शियम ऑक्सलेट के पेशेंट में तो हमारे हम्म, प्रिस्क्रिप्शन में कैल्शियम देते हैं हम कि आप उसको मील्स के साथ जो लीजिए, सैशे खाने आते हैं के छोटे साथ छोटे। लीजिए तो खाने नहीं, नहीं, अच्छा, वो वो अलग विटामिन डी है, चीज। वो अलग चीज़ है। कैल्शियम के पिल्स हम कई बार देते हैं पेशेंट्स को, तो वो हम्म, खाने में ऑक्सलेट होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो खाने में यदि आप कैल्शियम साथ में लेते हैं, खाने के बीच में कैल्शियम लेते हैं तो वो ऑक्सलेट को बाइंड करके हम्म, बॉडी से निकाल देता है। तो ये कैल्शियम तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जाता है यदि किसी हम्म, को खाना है। यदि आप कैल्शियम की पिल नहीं भी लेना चाहते रेगुलर बेसिस पे तो जो नॉर्मल रिकमेंडेड डेली अलाउंस है कैल्शियम का वो आपने लेना है और बंद नहीं करना है। अनलेस आप हाइपर कैल्सीमिया के पेशेंट है, वो एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में तो कस्टमाइज़ करना होता है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस। बट इन जनरल यदि आपको पथरी है तो आप दूध, दही, पनीर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पूरे बंद कर दीजिए, कैल्शियम इंटेक कम कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रेगुलर बेसिस पे लेना है, अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में आपके बोन्स एंड हम्म। मसल्स बहुत वीक होंगी। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में देखने को मिलता है, ये ओके नहीं ओके। करना है। अच्छा, सर एक और चीज़ है कि जो चाय कॉफ़ी, क्योंकि ऑफिस कल्चर है और तमाम तरह की चीज़ें हैं आजकल, तो कॉफ़ी को एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक भी लेते हैं थोड़ा सा एनर्जाइज फील करने के लिए। अगर आपको नींद आ रही है तो थोड़ा कॉफ़ी पी ली। तो कितनी कॉफ़ी पी सकते हैं, कितनी चाय पी सकते हैं, और क्या चाय और कॉफ़ी किडनी के लिए नुकसान भी कर सकती हैं? सी चाय, कॉफ़ी बहुत एक्सेसिव लेवल पे लेने पे जो नॉर्मल सिम्पटम आपको देखने को मिलेगा कि आपको वॉशरूम बहुत बार यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज़ द बोथ ऑफ देम एक्ट्स लाइक डाययूरेटिक्स हुँ, जो यूरिन पास करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो है उस गैस्ट्रिक सिम्पटम्स बहुत देखने को मिलते हैं हमारे पेशेंट में, जो एक्सेसिव टी कॉफ़ी लेते हैं उनको गैस्ट्रिक सिम्पटम्स होते हैं। प्लस जब आप ये इस तरह के ये लेते हैं टी कॉफ़ी तो इसमें कैफ़ीन एंड थियोफाइलिन होता है। एक तरह का ये डोपामिन किक ही आपको मिलती है जब आप लेते हैं। हुँ, तो बार-बार यदि आप एक एक्सेसिव लेवल से ऊपर ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यदि दिन में 2 से 3 कप मैक्सिमम यदि आप ले रहे हैं, वो भी लिमिट 50 टू 100 ml आई थिंक बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड नहीं है, तो हुँ, काफ़ी है। यदि उससे ज़्यादा आप ले रहे हैं, हर 2 घंटे में कॉफ़ी पीने का कल्चर बनाया हुआ है हुँ, कि आपको कॉन्सन्ट्रेशन बेटर होता है, ये एक तरह का एडिक्शन पोटेंशियल है हुँ, कि आप लेते हैं तो आपको थोड़े समय के लिए फ़ील होता है और जैसे ही उसका असर उतरने लगता है 1.5-2 घंटे में आपका प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कम होती कम चली हो जाती है। जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, वो एक आदत का आपने पार्ट बना लिया, इट्स लाइक टू सम एक्सटेंट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, हुँ, सो हुँ, इट्स डेफिनिटली नॉट एनकरेज्ड। जी। सर इसी के साथ कुछ खाने पे बात कर लेते हैं कि बेस्ट और वर्स्ट, अगर हम खाने में चेक करें तो कौन सी फूड बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है किडनी के लिए या किडनी पेशेंट्स के लिए? सबसे अच्छा यदि आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं हुँ, तो आपके लिए पानी इंटेक एक ऐसा चीज़ है जो आपने डेफिनेटली अच्छा रखना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर रखिए। बट यदि आप किडनी के पेशेंट हैं या किसी और लिवर या हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं तो एक्सेसिव वाटर इंटेक आपको हार्म कर सकता है। तो नॉर्मल पेशेंट के लिए अच्छा पानी लेना ज़रूरी है, बट किडनी के पेशेंट ऑलरेडी आप बन चुके हैं हुँ, तो फिर एक्सेसिव वाटर कैन बिकम टॉक्सिक, तो इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड, तो पानी एक डेफिनेटली हेल्पफुल है। सेकंड नंबर पे जो आपको किडनी के लिए अच्छा हम हेल्पफुल होता है वो होता है गट का, किडनी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है हुँ, गट माइक्रोबायोटा का। तो फाइबर इंटेक यदि आप बॉडी में अच्छा रखते हैं तो वो आपको मल्टीपल चीज़ों में आराम देता है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स भी कम होते हैं और इन जनरल टॉक्सिन्स जो बॉडी के हैं, गट टॉक्सिन्स, वो कम रहते हैं। तो गुड बैक्टीरिया विल थ्राइव और बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन का लेवल होता है जो आज हुँ, की डेट में बहुत धीरे धीरे पिकअप कर रहा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी, इसको माइक्रोवैस्कुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन होती है, वो कम होती चली जाती है और आपकी किडनी की प्रोग्रेशन है, यदि आप किडनी डिसीज़ के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं तो उसके आपके
किडनी होने के प्रॉब्लम कम हो जाती है, और यदि किडनी डिसीज के पेशेंट हैं तो प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिसीज बहुत स्लो डाउन हो जाती है। तो फाइबर इनटेक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अंडररेटेड है, लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते। एंड इसमें नेचुरल ही चीज़ों को यूज़ करिए, सैलेड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉन पॉलिश्ड आइटम्स वुड डेफिनेटली हेल्प। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा-सा प्रोटीन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और अक्सर जो डायटीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी का जो 10% है, अगर आप वेट से डिवाइड करें तो उतना प्रोटीन आप, जैसे अगर 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम के आसपास आप प्रोटीन लीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। जो जिम जाने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मतलब कितनी रिक्वायरमेंट जिम जाने वाले भी ज़्यादा करें, और क्या ज़्यादा प्रोटीन भी किडनी को नुकसान पहुँचा सकता है? ओके, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है आज की डेट में। जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है वो 1 ग्राम पर केजी पर डे का है। तो एक आम आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं है उसे 1 ग्राम पर केजी पर डे लेना चाहिए। तो 60-70 किलो का आदमी है तो उसका 60 to 70 ग्राम बन जाता है। यदि आप जिम जाते हैं, बढ़ती हुई टीनेज है या बच्चे होते हैं, उनको 1.2 ग्राम के आसपास भी हम प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोइंग एज का पार्ट है। जिम जाते हैं तो भी 1.2 to 1.3 ग्राम के आसपास काफ़ी होता है। जिम में तो आजकल 1.5, 1.8 ग्राम की भी बात करने लगे हैं लोग। किडनी डिसीज पेशेंट्स में हम बोलते हैं 0.6 to 0.8 ग्राम पर केजी आपने लेना चाहिए। बट यदि आप हमारी पॉपुलेशन को देखिए, ये सारी थ्योरी की बातें हैं जो वेस्टर्न कंट्री से उठ के आ रही हैं। आप यदि हमारी पॉपुलेशन को देखेंगे, इंडियन पॉपुलेशन में, तो ज़्यादातर वेजिटेरियंस ही हैं। और जो सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस हैं वो भी हफ्ते में एक बार वाले, महीने में एक बार वाले नॉन वेजिटेरियंस हैं। डे टू डे बेसिस पे सुबह भी, दोपहर भी, रात वाली जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है वो नॉन वेजिटेरियंस भी नहीं ले रहे हैं। तो वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन लिमिटेड होता है। स्पेशली हमारा जो रूटीन है, दाल चावल सब्जी रोटी, इनमें बहुत लिमिटेड प्रोटीन होता है। दालों में अच्छा होता है बट वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं खाते, कई लोग पसंद नहीं करते हैं। एक कटोरी दाल इनफ होती है, मतलब एक उससे ज़्यादा आदमी नहीं ले रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी यदि आप देखोगे तो बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं लेते हैं। पनीर, टोफू, ये जो बड़ा आज की डेट में है, ये भी बहुत लिमिटेड लोगों में। तो मैं भी वेजिटेरियन हूँ। रेगुलर बेसिस में मैं वन ऑफ दीज डेज आई कैलकुलेटेड माय माइंड वाज इवन 35-40 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे। इट वाज वेरी लेस। तो उसको नोटिस करने के बाद आई इंक्रीज वट एवर आई कुड वेजिटेरियन डाइट से। तो पहले जब किसी को भी यदि आप डाइट रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, स्पेशली सीकेडी के पेशेंट में, लोग बोलते हैं कि इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी खराब हो जाती है। ये बात ज़्यादा तभी बात आएगी, और पेशेंट्स को भी मैं रेगुलर बेसिस पे समझाता हूँ, जब ज़्यादा और कम तो किसी के कंपेयर में बोला जाता है ना। तो आपको पहले बेंचमार्क पता होना चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिकमेंडेड 1 ग्राम पर केजी है। आपकी सीकेडी हो तो आपकी रिक्वायरमेंट 0.6 to 0.8 है। तो आप करंटली क्या खा रहे हैं, पहले उसे एलैबोरेट कीजिए। तो हर डाइटिशियन को, हर सीकेडी फिजिशियन को, नॉर्मल फिजिशियंस को भी मैं यही सलाह दूंगा, बिफोर यू स्टार्ट सजेस्टिंग कि उन्हें कम प्रोटीन खाना है, आप पहले उनकी डाइट देखिए, उनकी डाइट में कितना प्रोटीन है। आप 80%, 70% केस में देखेंगे वो पहले ही 30-40 ग्राम ही खा रहे हैं। उनको तो पहले से कम है, उनको पहले ही कम खाने हैं, तो उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। यदि आप प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, आई एम श्योर आप बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। इनको आप बिल्कुल बंद कर देंगे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, चेहरा काला पड़ता है, आपकी मसल मास, पैरों में दर्द होने लगता है, बैक एक्स होने लगते हैं, और वो पेशेंट आपको ज़्यादा सिकली देखने लगते हैं जितना वो शायद है भी नहीं। तो प्रोटीन इंटेक बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट है, और अपने फिजिशियन से डिस्कस करके ही आपने लेना है। पहले अपनी डाइट में देखिए कितना है, और तभी कम या ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। सर, क्रिएटिनिन का भी बहुत चलन बढ़ गया ना जिम में, कि आप थोड़ा सा क्रिएटिनिन भी लेंगे और उसको लेने के बाद कहते हैं कि मसल अच्छी बन रही है, पंप अच्छा आ रहा है। तो क्या इसके लेवल्स भी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं? प्रोटीन का ही पार्ट है। तो यदि आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो जिम, जब आप एक्सेसिव जिम कर रहे हैं, मसल ब्रेक होती है, बनने में उसकी हेल्प, ये जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है। प्रोटीन को लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखना है हमने, एक होता है किडनी डिसीज का इनिशिएटर और एक होता है किडनी डिसीज का एग्रेवेटर। समझना पड़ेगा क्या चीज़ शुरू कर रही है बीमारी को और क्या चीज़ एग्रेवेट कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, उबड़ खाबड़ रोड है हमारी, उस पर तेज गाड़ी चला रहे हैं, उससे हवा नहीं निकलती है। बड़े दी पंचर हुआ है किसी छोटी नीडल से, और उसके बाद आप प्लेन अच्छी रोड पे चला रहे हैं या खराब रोड पे चला रहे हैं, खराब पे जल्दी हवा निकल जाएगी। तो क्या खराब रोड इन इटसेल्फ हवा निकलने की गति को बताती है? प्रॉबेबली नहीं, लेकिन यदि पंचर है तो यस। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कोई बीमारी ऑलरेडी आपको है, पंचर ऑलरेडी है, किडनी ऑलरेडी डैमेज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम कारणों से। तो यदि आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, वो भी उसी मात्रा में जो हम डिस्कस कर चुके हैं, 1 to 1.2 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं, तो किडनी जल्दी खराब होती है। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप एक हेल्दी अडल्ट हैं और आप 1.2, 1.4 ग्राम प्रोटीन यदि ले रहे हैं, तो क्या किडनी डैमेज हो जाएगी उसको खाने से? नहीं। तो ये इनिशिएटर नहीं है। ठीक।
यदि ऐसा होता तो हमारे तो सारे जिम के लोग अभी तक किडनी के पेशेंट ही बन गए होते हैं। तो ऐसा नहीं है, एग्रेवेटर जरूर है ये। तो यदि आप किडनी के पेशेंट हैं तो रेस्ट्रिक्शन में रहिए। कितनी रेस्ट्रिक्शन है, आपको कितनी है लागू करेगी, वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। तो अपने फिजिशियन से डिस्कस करके, डाइटिशियन से डिस्कस करके ही प्रैक्टिकल चेंज करिए। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ लोगों को ना यूरिन लीक होने की समस्या होती है, वो एम्बैरेस भी होते हैं, तमाम तरह की परेशानियाँ। तो ये यूरिन लीक क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, यूरिन लीक बेसिकली इनकॉन्टिनेंस का पार्ट बनता है, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट हिस्टेरेक्टमी, पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उसके वीक होने से होता है। इट्स फार मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, बट मेल्स में भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आने की बात होती है, तो हमने कोशिश यही करनी चाहिए कि हम, आई एम श्योर सर्जरी कुछ इंडिकेशन होता है तभी सब कराते हैं, बट पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज जो कीगल एक्सरसाइजेज के नाम से फेमस हैं, वो हमारे सारे फीमेल पे जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं बोलूँगा, पोस्ट प्रेगनेंसी आप इसको यूटिलाइज करिए, सर्जिकल बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स को यूज़ करिए ताकि पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी बनी रहें। तो आपको प्रोलैप्स या जो ये यूरिन लीकेज वाली प्रॉब्लम है वो कम देखने को मिलती है। एक बार यदि वो आने लगा है तो उसका फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। मेल है तो उसके अपने कारण होते हैं, फीमेल अपने कारण है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट ड्रग नहीं इसमें कोई प्रिस्क्राइब किया जाता, कारण ढूंढा जाता है कि आपका ब्लड सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो गई हैं, या कोई और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, उसकी पहले कारण ढूंढा जाता है और उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ा जाता है। तो लीक को लाइटली नहीं लेना चाहिए, किसी बड़ी बीमारी का भी पार्ट होता है। एक और कॉमन कारण यूरिन इन्फेक्शन में भी कई बार क्या होता है, जलन होती है, दर्द हो रहा होता है, तो ये लीक आपने को देखने को मिल सकती है। छोटी मोटी लीक अर्जेंसी हो जाती है कि आप बाथरूम जाने से पहले ही आपके कपड़ों में हो जाता है, आप रुक नहीं पाते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन एक कॉमन है, उसे पहले रूल आउट करना है। प्रोस्टेट स्टोन, उनको पहले रूल आउट करना है। यदि ये सब नहीं है और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो फिर हमें आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा सर, अभी आपने वीक पेल्विक फ्लोर की बात करी, तो थोड़ा सा मतलब इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि किन मतलब वजहों से पेल्विक फ्लोर वीक हो सकता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर ये मसल्स हमारी स्ट्रांग होगी तो क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, और नुकसान तो हमें पता ही है कि तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है, यूरिन लीक हो सकता है, और मसल जो है आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा वो पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में जैसे हमारे ऑडियंस समझ पाए। जी, जो हमारा एब्डोमेन होता है, पेट जिसको हम बोलते हैं, वो डायफ्राम जिससे हम सांस लेते हैं, तो डायफ्राम के ऊपर हमारा चेस्ट है, डायफ्राम के नीचे पेट है, मोटा मोटा समझने के लिए। पेट और जो हमारी पेल्विक बोन मसल्स होती हैं, जो हम बेल्ट वाली मसल्स बोन होती है, उसके बीच में है सारा। जो नीचे की तरफ बोन्स के को ऊपर डायफ्राम और नीचे पेल्विक फ्लोर होता है, उस फ्लोर को बनाए रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए मसल्स होती हैं, और उस फ्लोर में गैप्स होते हैं। आपके मोशंस पास करने वाला गैप भी वहीं से आएगा, यूरिन वाला गैप भी वहीं से आता है, महिलाओं में वेजिनल गैप भी वहीं से आता है। तो उसको टाइटली इन ये फ्लोर की मसल्स जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं, और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है मोशंस की उसके हिसाब से, और यूरिन की उसके हिसाब से, इसका तो वो लूज करती हैं या टाइट करती हैं, वो रेगुलेट करती हैं। एक ऑफ कोर्स एक टाइटन फेस में रखती हैं, ऑफ कोर्स कि आप ऐसे एकदम से थोड़ा भी स्ट्रेस पड़े तो लीक ना हो जाए, हल्का सा टाइट ही रखती हैं। और जब आप अपने मन से चाहते हैं, मतलब जब आप इनिशिएट करना चाहते हैं यूरिन या स्पेशली मोशंस, तो वो उसको लूज करती हैं। तो लूज करती हैं। ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है काफ़ी हद तक, और कुछ इनवॉलंटरी मसल्स भी होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वो वो अमिताभ बच्चन की जो मूवी पीकू निकली थी, उसमें ये मोशंस के बारे में बात हुई थी, कि ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर का फर्क पड़ता है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड गुड ओल्ड इंडियन हैबिट ऑफ सिटिंग इन स्क्वाटिंग पोजीशन एंड डूइंग इज एक्चुअली फार मोर साइंटिफिक देन दी स्टैंडर्ड वेस्टर्न जो हम आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, तो उसे यदि हम यूटिलाइज करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स का जैसा आप वीक होने के कारण हमें पता है, स्पेशली महिलाओं में मल्टीपल प्रेगनेंसीज या वहाँ की इंस्ट्रूमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं कि नेचुरल डिलीवरी के टाइम पे भी इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाता है, उसमें हो सकता है। मेल्स में भी कई बार एक्सेसिव कफ, स्पेशली हमारे जो लंग के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत कफिंग उनको रेगुलर बेसिस पे हो सकती है, तो वो हर्नियास कई तरह के पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी कई बार वो वीक कर सकता है। तो यदि इस तरह के सिम्टम्स हैं, आप मतलब आपको बीमारियां हैं, तो अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। और कोई डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं है पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यदि ज़्यादा ख़राब है तो स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हैं। और जो नेचुरल वे में यदि माइल्ड वीकनेस है तो कीगल एक्सरसाइजेज जिसको हम बोलते हैं, उनके थ्रू भी हम पेल्विक फ्लोर को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जी,
अच्छा सर, चलते चलते थोड़ा सा पुरुषों के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोस्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समस्या ऐसी है, नॉर्मली पुरुष आपस में भी बात करने में थोड़ा झिझकते हैं, समस्या आती है तो उसको दबाए रखते हैं। तो प्रोस्टेट से क्या क्या समस्या पुरुषों में देखने को मिल सकती है, किन कारणों से प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है और कब जो है बात चिंता की हो जाती है? सी, आफ्टर एज ऑफ 40, जो हाँ। ट्रेडिशनल टीचिंग है, आफ्टर द एज ऑफ 40 प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ। किसी में कम, किसी में ज़्यादा बढ़ता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ सकता है। तो यदि एल्डरली पेशेंट हैं, आप 40 प्लस हैं और आप थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात भी, यदि आपके दिमाग को नहीं पता होता तो आप नोटिस भी नहीं करते हैं उस चीज़ हाँ। को। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप देखिए आपके पेशाब की धार का क्या स्टेटस है। हाँ। यदि आप नोटिस करते हैं कि जैसा आराम से आप खड़े होकर यूरिन कर रहे थे और वो धार बन के प्रॉपरली कमोड में गिर रहा था, तो वैसा ही गिर रहा है तो ठीक है। कई बार हम नोटिस करते हैं कि बहुत पास खड़ा होना पड़ता है, हाँ। तभी वो उसके अंदर गिरता है, अदरवाइज बाहर गिर जाता है। या लास्ट के कुछ ड्रॉप्स निकलने में बड़ा टाइम लग रहा है, या आपको एब्डोमिनल पुश थोड़ा पुश हाँ। करना पड़ रहा है तो यूरिन खाली हो रहा है, अदरवाइज आपको लगता है कि आप यूरिन करके बाहर आ गए, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो आपको बार बार जाना पड़ता है। तो ये छोटे माइनर सिम्टम्स हैं जो हम टेंड टू इग्नोर। हाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके कपड़ों में बूंदें गिर जा रही हैं, कमोड में अंदर ना गिर के वो धार बराबर नहीं बन रही है, तो ये प्रोस्टेट का सिम्टम हो सकता है। सिंपल अल्ट्रासाउंड इसको इजीली कैच कर लेता है। प्रोस्टेट के अंदर एक मीडियन लोब होता है जो कई बार अल्ट्रासाउंड में कैच नहीं हो पाता है, तो भरे हुए ब्लैडर में प्रोस्टेट बहुत अच्छा नज़र आता है, तो हाँ। आपको रेडियोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे, तो उसे ज़रूर तो कराइए। इसीलिए कहते हैं कि आप खूब पानी पीजिए, जब तेज पेशाब आएगा तभी आप टेस्ट के लिए आइएगा। जी, प्रोस्टेट उसमें बहुत अच्छा नज़र आता है। हाँ। दूसरा एक टेस्ट होता है जिसे हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। तो हम्म। यदि आपको शक है कि आपका धार बराबर नहीं है, हम्म। तो एक बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल टेस्ट है यूरोफ्लोमेट्री। आपने जब तेज़ यूरिन आ रहा हो तो उस टेस्ट को यूटिलाइज़ करिए। उसमें आपको सिर्फ यूरिन पास करना है, नो टेस्ट टेक्निक है। हम्म। और नीचे एक मशीन होती है, वो इजीली बता पाती है कि आपका धार कैसी बन रही है। उसका बेल शेप कर्व होना चाहिए। यदि उसके अलावा कुछ है तो वो बहुत अर्ली कैच कर लेता है कि रुकावट कहीं आ रही है। आपके नोटिस करने से भी पहले कई बार कैच कर सकता है। जी। अच्छा सर, चलते-चलते थोड़ा कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं। यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इंडिया में तो काफ़ी मतलब कई-कई बड़े नामी-गिरामी लोग भी इस बीमारी की चपेट में आए हैं। तो किन कारणों से, क्योंकि कैंसर तो किसी भी कारण से हो सकता है, पर इसके ट्रिगर क्या हो सकते हैं? और कौन से ऐसे फूड हैं जो हमारे प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकते हैं? सी, ट्रिगर तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज स्मोकिंग, इज वन ऑफ द बिग हुँ। रीजंस। दूसरा होता है प्रोस्टेटिक इन्फ्लेमेशन। यदि बार 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 आपको डायबिटिक पेशेंट है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन हो रहा है, हुँ। तो भी एक ये ट्रिगर बन सकता है। कई बार जेनेटिक कारण भी इसके निकल के आते हैं कि प्रोस्टेट उसकी वजह से भी हो रहा है। एल्डरली लोगों में ही देखने को मिलता है। तो ये जो धार हमने बात करी अभी, पेशाब की धार बराबर नहीं बन रही, ये उसके अर्ली सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हुँ। इवन रेड यूरिन भी उसका एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। हुँ। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। यदि उसमें कोई डाउट है तो प्रोस्टेट का स्पेसिफिक एमआरआई भी होता है, कुछ हुँ। ब्लड के टेस्ट होते हैं जिसे हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, वो भी हमने कराना चाहिए। और फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी भी, यदि सस्पिशन बढ़ता चला जाता है तो प्रोस्टेट की बायोप्सी भी सजेस्ट की जाती है। हुँ। तो थोड़ा भी यदि आपको डाउट है तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री से उसकी धार को देखिए, प्रोस्टेट की साइज़, ब्लड के टेस्ट से उसको करिए, और एमआरआई प्रोस्टेट की तरफ आगे बढ़ के रूल आउट ज़रूर करना चाहिए यदि थोड़ा भी शक आपको है तो। जी, कुछ ऐसे खाने जो हम अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए खा सकते हैं, या कोई डाइट का इसमें रोल नहीं डाइट का होता है? प्रोस्टेट कैंसर में एटलीस्ट ऑफ द हैंड मुझे डायरेक्टली ऐसा कोई खाना याद नहीं आ रहा है जिसको हुँ। मैं बोलूँ कि इसको खाने से प्रोस्टेट कैंसर हुँ। नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स हेल्दी रखना चाहिए अपने आप को, तो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए अच्छा वाटर इनटेक आप ले सकते हैं। कुछ केसेस में अल्कलाइन, जो हमारा हम बोलते हैं कि हम अल्कलाइन थोड़ा सा रखना चाहिए अपने हुँ। डाइट हुँ। को, वो होता है, वो बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट होती है। अच्छा। जो एनिमल बेस्ड डाइट है वो ज़्यादातर एसिडिक हुँ। चीज़ों को करती है, और प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है वो एल्कलाइन पार्ट को बनती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ है स्टोन फॉर्मेशन में भी। यदि प्लांट बेस्ड फूड यदि आप लेते हैं तो स्टोन कंपैरेटिवली कम बनता है आपको, हुँ। किडनी स्टोन। तो प्लाडो एक एक्रोनिम है, PLADO, हुँ। प्लांट बेस्ड डाइट का। तो वो भी हम डेफिनेटली लोगों को बोलते हैं करने के लिए। किडनी की प्रोग्रेशन को भी स्लो करता है प्लांट बेस्ड डाइट। अच्छा सर, एक ना बहुत कॉमन मतलब ये मिथ भी है, और उसमें सच्चाई है या नहीं है वो आप ही बताएँगे। क्या प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए पुरुषों को रेगुलरली मास्टरबेट करना चाहिए या इजैकुलेशन करना चाहिए, या ये केवल एक मिथ है जिसका एक गलत ही असर हो रहा है लोगों में? ये आप थोड़ा-सा बस्ट कर दीजिए। जो एजैकुलेशन है उसका जो सीमेन होता है, प्रोस्टेट के अंदर की सिक्रीशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ दैट सिक्रीशन। हुँ। सो बॉडी के अंदर जो रूटीन हम यदि आप
इनफ्रीक्वेंटली करते हैं, हम्म, मंथ में एक बार, 2 बार, वीक में एक बार, वो नेचुरल हेल्दी माना जा सकता है. हम्म, बट जस्ट टू कीप दैट थिंग कि उसको हम्म. हेल्दी रखने के लिए हम बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली आप यूज कर रहे रीजन ढूंढ हैं. ले कि हम तो हेल्दी रखने के लिए कर रहे हम हैं. तो हेल्दी रखने, रीजन नहीं, एक्सक्यूज बोलेंगे. एक्सक्यूज. यदि आप एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं ये हम्म, जस्ट टू जस्टिफाई योर एक्शन, हम्म, तो वो सही नहीं है. हम्म, यदि वंस अ वीक आप यूज़ करते हैं तो मतलब यदि एजैकुलेशन होता है तो उससे आप हेल्दी रह सकते हैं. बट ये कह देना कि कोई यदि 6 मंथ तक एजैकुलेशन नहीं हुआ है तो आपका प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, आपको, ऐसी बात नहीं है. हम्म, बॉडी के अंदर इट इज़ ऑल अ सप्लाई डिमांड थिंग. हम्म, यदि आप सप्लाई डिमांड के हिसाब से होती है, हम्म, यदि डिमांड नहीं है तो कई बार सप्लाई, ओल्डर पेशेंट्स हर कोई एजैकुलेशन नहीं कर रहा है, तो दैट डज नॉट मीन सबको कैंसर हो जाएगा. तो ये मिथ है तो ये मिथ है, जो इसके बस्ट ऊपर करना बहुत जरूरी ज़्यादा है. ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. अच्छा सर, लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि जो किडनी के मरीज़ हैं जिनकी किडनी ख़राब हो गई है और उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो डॉक्टर कब ये रेकमेंड करते हैं मरीज़ को कि आप ट्रांसप्लांट कराइए या आपको डायलिसिस से काम चल जाएगा? और अगर आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए? सी, ट्रांसप्लांट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. एंड वी एट फोर्टिस हैव रन अ बिग ट्रांसप्लांट यूनिट. एंड हर तरह के ट्रांसप्लांट, ब्लड ग्रुप मैचिंग, मिसमैच, हम्म, सेकेंड ट्रांसप्लांट, थर्ड ट्रांसप्लांट, बच्चों की ट्रांसप्लांट, हर तरह के ट्रांसप्लांट हम देखते हैं. हम्म, ट्रांसप्लांट यूजुअली सजेस्ट तभी किया जाता है जब आप स्टेज 5 किडनी डिसीज़ में हैं, हम्म, विच इज़ इरिवर्सिबल. तो स्टेज 5 बेसिकली आपका GFR 15 से नीचे यदि होता है तो आपको एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि आपकी किडनी अब स्टेज 5 में है और अब आपको ये पता होगा कि ग्रेजुअली ये और ख़राब होने वाला है एंड यू विल नीड रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं. एक होता है डायलिसिस, जिसे हम ब्लड की डायलिसिस हीमो कह सकते हैं, या पेट की डायलिसिस जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं. उसके बारे में पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है. और तीसरा ऑप्शन रीनल रिप्लेसमेंट में किडनी ट्रांसप्लांट का होता है, तो वो भी एक रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का तरीका है. सबसे अच्छा जो बेस्ट तरीका है वो है प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट. मीन्स आपको पता है ये होने वाला है, बिफोर यू एंड अप इन इमरजेंसी और डायलिसिस या आपको पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, उससे पहले ही यदि आप प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो वो डेफिनेटली सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का. जी. तो इसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आप ट्रांसप्लांट वाली स्टेज में पहुंच चुके हैं? ट्रांसप्लांट वाली स्टेज में आप यदि पहुंच चुके हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने फिजिशियन से, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे डिस्कस कीजिए कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. हम्म, आप, क्योंकि ट्रांसप्लांट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन एंड डॉक्टर, हम्म, आपको डोनर भी इसमें चाहिए होता है. हम्म, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत लाइव डोनेशन इज़ द नॉर्म एंड प्रैक्टिस. कैडेवर डोनर्स हो रहे हैं बट वो इतनी कम मात्रा में है कि उनको हम अभी मेन स्ट्रीम नहीं कर पाए हैं. तो लाइव डोनर्स ही बहुत ज़्यादा हैं. लाइव डोनर में इसमें बहुत लीगल इम्प्लीकेशंस हैं इसके. हम्म, तो आपके फैमिली मेम्बर्स, पूरी लिस्ट है, हमारा कानून है ट्रांसप्लांट को लेकर हमारे देश में, तो उसकी पूरी लिस्ट है कि कौन एलिजिबल डोनर्स हो सकते हैं. तो आमतौर पे मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी बच्चे, आपके दादा दादी, नाना नानी दे सकते हैं. इन लॉज भी इसमें आ जाते हैं. हम्म, तो जो आपको आउट ऑफ लव एंड रिलेशनशिप की वजह से दे रहे हैं हम्म, वो ही लीगली अलाउड है. हम्म, इसके अलावा जो यदि कोई डोनेशन की बात आती है तो इसका जो लीगल है उनमें भी और अदरवाइज भी इसमें लीगल अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम्म, कि किसी भी तरह का अब्यूज़ डोनर के साथ नहीं हो रहा है. हम्म, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. तो यदि आप स्टेज 5 के हैं तो पहले अपने फैमिली में से देखिए कि कौन आपको इसमें से दे सकता है, फैमिली में कौन हेल्दी है, विलिंग है, हम्म, उससे आपने डिस्कस करना होगा ये मैटर को. सेकंड नंबर पे आपको अपने आप को भी हेल्दी रखना है, बिकॉज ट्रांसप्लांट एक सर्जरी ही है. तो यदि आप डायलिसिस की स्टेज में पहुंच गए हैं तो रेगुलर डायलिसिस कराइए, अच्छा प्रोटीन इंटेक लीजिए ताकि आप हेल्दी रहें. वैक्सीनेशन सारे आप पहले करा लीजिए ताकि आपको ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाए. जी. तो क्या कई बार मतलब सुनने में ये भी आता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, बॉडी तमाम टेस्ट के बाद भी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ट्रांसप्लांट को करे हुए तो जो इनिशियल ट्रांसप्लांट थे, अब तो ऑलमोस्ट डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है इवन इन इंडिया. एंड ट्रांसप्लांट एक का जो सक्सेस रेट है आज की डेट में वो ऑलमोस्ट 90 to 95% है. इवन ब्लड ग्रुप मिसमैच को भी करें तो उससे 1-2% ही डाउन है. तो ऑलमोस्ट 90+% केज में सक्सेस है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड रेट. डायलिसिस में जो मोर्टालिटी रेट्स हैं, मॉर्बिडिटी रेट्स हैं, वो बहुत हाई हैं. तो ट्रांसप्लांट ही आपका एक अच्छा ऑप्शन है यदि आप स्टेज 5 के पेशेंट हैं. यदि फॉर सम रीज़न फाइनेंशियली या आप कोई डोनर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, डोनर अवेलेबिलिटी नहीं है, डोनर पूल बहुत छोटा है, तो डायलिसिस पे पेशेंट जाता है.
तो हमें डोनर पूल को वाइडन करना चाहिए। कई बार फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स जो डोनर बनना चाहते हैं, स्पेशली फैमिली में पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए देना चाहते हैं, तो उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट क्राइटेरियाज हैं जिसमें एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर के अंदर उनको हम चूज करते हैं आफ्टर टेलिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ डोनर। अच्छा, और अगर जैसे ट्रांसप्लांट हो गया है तो उस व्यक्ति की जो किडनी लगी है, डोनर किडनी, वो कितने समय तक उस व्यक्ति को हेल्दी रखती है, या उसका भी कोई एक लाइफ लाइन है, कितने समय बाद वो खराब हो जाएगी? तो एवरेज इज अराउंड 10 to 12 ईयर्स इन गुड केसेस। जहाँ पे एक अच्छा हेल्दी डोनर ने आपको दिया तो 12 to 15 ईयर्स का मोटा मोटा एवरेज बोलते हैं कि किडनी आपकी चल जाएगी। बट डिपेंड करता है, डोनर यदि बहुत एल्डरली हैं जो आपके, यदि फॉर एग्जांपल दादा दादी नाना नानी ने दिया है, तो कई बार वो जो एवरेज है वो थोड़ा डाउन भी हो सकता है कंपेरेटिवली। जैसे सन्स ने अपने पापा को दिया है तो बहुत हेल्दी किडनी पेरेंट को मिली है तो वो और अच्छा है, 15 to 20 ईयर्स भी लाइफ अच्छी हो सकती है। प्लस जो हमारे ड्रग्स आज की डेट में बहुत अच्छे साइंटिफिक ड्रग्स आ गए हैं जिनकी वजह से लाइफ जो रिजेक्शंस वगैरह बहुत कम हो देखने को मिलता है, तो लाइफ जो अभी है किडनी की वो काफ़ी अच्छी होती चली गई है। तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। डायलिसिस में भी पहले कुछ महीने ही पेशेंट जिंदा रहते थे, आज की डेट में हमारे कई पेशेंट्स हैं जो ईयर्स डायलिसिस पे अच्छा निकाल रहे हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉट डाइंग, इट्स अबाउट लिविंग द लाइफ इज वेल। तो मॉर्बिडिटी बहुत है डायलिसिस की आज की डेट में भी, कॉस्ट अभी भी काफ़ी हाई है, एक्सेसिबल नहीं है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए। तो डायलिसिस एक स्टिल एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल प्रोग्राम में इसको चेंज करने की कोशिश हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, बट जो डिसीज़ बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। तो सर खर्चा कितना आता है ट्रांसप्लांट में? ट्रांसप्लांट में डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पे क्या चीज़ करा रहे ऑन एन हैं। एवरेज ब्लड ग्रुप यदि मैचिंग होता है तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में 8 to 9 लाख के आसपास का खर्चा होता है। यदि आप ब्लड ग्रुप मिसमैच है तो ज़्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में वो 12 के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन क्या आपका है। ब्लड ग्रुप मिसमैच में टाइटर कितने हैं, क्या चीज़ लगेगी, वो कस्टमाइज़ करना पड़ता है। एवरेज जो है वो मैंने आपको बताया। अच्छा, तो सर ये तो हमने ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर ली। एक बार ये बता दीजिए कि जो डोनर जिसने किडनी दी है, अब उसके पास एक ही किडनी रह गई है, तो क्या उसकी जो लाइफ है वो भी खतरे में है, या वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है, उसको कोई रिस्क हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनर फैमिली में भी होते हैं। कई बार जो रिसिपिएंट होता है वो अपनी वाइफ या हस्बैंड से जानबूझ के नहीं लेते हैं कि हम किडनी नहीं देंगे क्योंकि हमें अपने रिलेटिव की किडनी ख़राब नहीं करनी, अपने बच्चे की क्यों लें, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो रिसेंटली इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स दैट आई गो, 1 साल से डायलिसिस पे थे एंड आई स्पोक टू देम अबाउट इट। तो इतनी सारी मिथ्स थी ट्रांसप्लांट को लेकर एंड जैसे ही वो मिथ्स बस्ट हुई, देवर अपफ्रंट कि अब हमें तो पहले नहीं बताया किसी ने हमें, ट्रांसप्लांट हम करा लेते। तो डोनर के लिए पूरा इवैल्यूएशन होता है, हेड टू टो उसके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, राइट फ्रॉम ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासाउंड, सीटी, हार्ट क्लियरेंसेस मल्टीपल डॉक्टर से लिए जाते हैं। जब आप मेंटली हेल्दी हैं, इवन साइकेट्रिक डॉक्टर का भी क्लियरेंस लिया जाता है डोनर के लिए, रिसिपिएंट के लिए, और आपके कार्डियक फीमेल हैं तो गायनेक, मल्टीपल तरह के क्लियरेंस लेते हैं। और जब ये देखते हैं कि ये बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी हैं तभी आप डोनर बनते हो। जैसा मैंने आपको कहा, एक्सटेंडेड क्राइटेरिया डोनर जिसमें थोड़े बहुत डायबिटिक पेशेंट्स या माइल्ड हाइपरटेंशन है, कंट्रोल्ड हैं, तो भी हम नियर रिलेटिव्स में वो ले लेते हैं, तो उसको एक्सटेंडेड क्राइटेरिया में आता है। थोड़ा रिस्क एक आम डोनर के कंपेयर में ज़्यादा होता है, बट उनके प्रिकॉशंस यदि अच्छे रखते हैं, वो फ्यूचर में टेस्टिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, डाइट, वेट, जो आम प्रिकॉशन है, आपको मुझे भी टेस्टिंग रेगुलर करानी है, डाइट के प्रिकॉशन आपने मुझे भी लेने हैं, वेट कंट्रोल आपने मुझे भी रखना है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी वही सलाह है, रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप कराइए, और यदि कुछ है तो टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए। तो डोनर की लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट तो डोनर को लाइफ लॉन्ग फ्री कंसल्टेशन ही देते हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं, जो कुछ कंट्रीज हैं जिनमें डोनर को एक्चुअली सरकार की तरफ से इलाज या कई जगह पे सब्सिडीज या इवन इंसेंटिव मिलता है। इंडिया में ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है फॉर रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से, बट डेफिनेटली ये एक पाइपलाइन में डेफिनेटली होना चाहिए कि डोनर यदि कोई है तो उसे एक इंसेंटिव मिलना चाहिए। वो किस फॉर्म में होगा, फाइनेंशियल होगा, जॉब में होगा, या किसी और चीज़ में होगा, वो होना चाहिए। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनता के मोटे मोटे सवाल थे वो सारे सर के साथ बातचीत में पूरे हो गए होंगे, उनको जवाब मिल गए होंगे। बाकी अगर आपके इसके अलावा भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने कमेंट्स भेज दीजिए हमें, हम सर को दोबारा इनवाइट कर लेंगे स्टूडियो में और फिर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ थे डॉक्टर भानु मिश्रा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।